व्हाट्सअप, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इजी पीसी पढ़ाई प्लेटफॉर्म। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने राणा सांगा के बारे में पढ़ा था और दो युद्ध जो राणा सांगा ने लड़े थे, खातौली का युद्ध और बांडी का युद्ध, ये हमने पढ़ लिए थे। 1517 और 1518 में हुए थे। किसके साथ हुए थे? इब्राहिम लोदी के साथ। अब सत्ता की सुई किसकी तरफ आ गई थी? अब सत्ता की सुई दिल्ली की तरफ से मेवाड़ की तरफ आ गई थी। क्यों? जो पहले दिल्ली का शासक हुआ करता था उसे भारत का शासक कहा जाता था। अब कोई अगर दिल्ली के शासक को ही हरा दे तो फिर जिसने उस शासक को हराया है तो वही महान बनेगा। तो राणा सांगा यानी मेवाड़ की तरफ सत्ता की सुई, पावर की सुई, या हर तरफ में राणा सांगा या मेवाड़ का नाम गूंज रहा था। और इब्राहिम लोदी के ही जो दरबार में लोग थे, इब्राहिम लोदी के लोग इब्राहिम लोदी पर उंगलियां उठाने लग गए थे। इससे इब्राहिम लोदी को गुस्सा आया। इब्राहिम लोदी को गुस्सा आया तो उसने वापस से पूरी ताकत के साथ इस बार महाराणा सांगा पे अटैक करने की कोशिश की, दोबारा प्लानिंग की। लेकिन बीच में ही एंट्री होती है बाबर की। बीच में ही एंट्री किसकी होती है? बाबर की एंट्री होती है। तो बाबर को मतलब एंट्री से पहले हम पूरा एक बार पढ़ लेते हैं बाबर इंडिया के थे, कहाँ से आए थे। वन मोर थिंग, जो बाबर थे बाबर ने ही जो मुगल एम्पायर, मुगल सल्तनत है, इंडिया में स्टैब्लिश की थी। भारत में मुगल सल्तनत की नींव किसने रखी थी? सबसे पहले बाबर ने रखी थी। एंड वन मोर थिंग, जो सांगा है उनका मैंने पूरा बताया था कि पूरा जो उनका शासनकाल है या जो उनका टाइम पीरियड है वो पूरा युद्ध में व्यतीत हुआ था। पूरा उन्होंने युद्ध किया था। उन्होंने 5 युद्ध किए थे, उसमें से 2 हम पढ़ चुके हैं, खातौली और बांडी का युद्ध। खातौली का युद्ध पीपलदा कोटा में हुआ था और बांडी का युद्ध धौलपुर में हुआ था। अब हम एक पढ़ेंगे गागरोन का दुर्ग, फिर बयाना का दुर्ग, एंड द अनदर वन, लास्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध सबसे इंटरेस्टिंग है। इनमें से 4 युद्ध जीते थे राणा सांगा ने। एक युद्ध राणा सांगा हारा था, वो हम इसी वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कौन सा युद्ध हारा था राणा सांगा। फॉर दैट कीप वॉचिंग टिल एंड। अब सबसे पहले जो बाबर थे, बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फैब 1483 को बाबर का जन्म हुआ। कहाँ? अंदीजान। अब ये अंदीजान कहाँ है? एट प्रेजेंट इट इज इन उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान में है। और बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था और बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम। और बाबर तैमूर के 5वें वंशज थे। ठीक है, तैमूर का नाम सुना है। ऐसा कहा जाता है जब तैमूर भारत आए थे तो उन्होंने 1/4 भारत की जो जनता है उसको खत्म कर दिया था। बहुत खतरनाक शासक थे जो तैमूर थे। और उन्हीं के वंशज थे कौन? बाबर। तैमूर के वंशज थे बाबर। तो कुछ जो तैमूर की क्वालिटीज है वो बाबर में आएंगी। तो बाबर भी आया। कहाँ आया? इंडिया। सबसे पहले बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया। और इसी युद्ध को मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल, दैट इज पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? ये 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन बनता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। या फिर ऐसे क्वेश्चन में बन सकता है बाबर ने फर्स्ट टाइम सबसे पहले इंडिया में आते ही कौन सा युद्ध किया था? पानीपत का युद्ध। पानीपत अब कहाँ है? हरियाणा में। इस युद्ध में कौन विजयी रहे? बाबर विजयी रहे। हालांकि इब्राहिम लोदी की सेना बड़ी थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, भाई दिल्ली के शासक थे। और बाबर तो कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे बाबर। तो बाबर की सेना छोटी होते हुए भी उनकी जीत हुई। अब हम पढ़ते हैं ऐसा क्या था बाबर की सेना में कि इतनी बड़ी इब्राहिम लोदी की सेना या दिल्ली के शासक को भी बाबर ने हरा दिया अपनी छोटी सी सेना के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। बाबर की जीत के कारण क्या थे भाई? बाबर की जीत के कारण थे सबसे पहले उसके युद्ध करने की, लड़ने की टेक्निक्स, जिस तरह से वो युद्ध लड़ता था। ठीक है, क्यों भाई? फॉरेन से आया था तो इंडिया की तरह जो भारत में जिस तरह से युद्ध लड़े जा रहे हैं, अब जैसे इंडिया और जापान में लिविंग स्टैंडर्ड में थोड़ा सा अंतर है, उसी तरह युद्ध करने में भी अंतर होगा पिछले टाइम में इंडिया और उज्बेकिस्तान में। सबसे पहले बाबर ने तोपखाना पद्धति यानी गोला बारूद का यूज किया। ठीक है, बाबर के प्रमुख तोपची कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा कौन थे? बाबर के प्रमुख तोपची थे। अब सुनो, एक बात बता रही हूँ,
जब बाबर ने पहली बार तोप का यूज़ किया, अब देखो इंडिया वालों की तो या भारत वालों की तोप देखी नहीं हुई थी, तो जब ये इब्राहिम लोदी के साथ लड़ रहे थे, कौन, बाबर या राणा सांगा के साथ भी लड़ेंगे, तब ये जो इब्राहिम लोदी की सेना के लोग थे, तो उन्होंने जब पहली बार तोप को देखा तो कहने लगे पता नहीं जो बाबर है एक ऐसे यंत्र लेके आए जिनसे आग उगल रही है, ठीक है, वो आग उगलने वाला यंत्र लेके आए, उनको गोला बारूद तो पता नहीं था। तो अब एक बात बताओ, एक तरफ तो आप तलवार से लड़ रहे हो, एक तरफ आप बुलेट्स से लड़ रहे हो, ठीक है, गोली वगैरह से लड़ रहे हो, गन से लड़ रहे हो, तो ऑफ कोर्स है जो गन है जिसके पास वो मोर पावरफुल है, तो तोप एक तो तलवार या भाला फेंक के मारना और एक तोप के गोले मारना, दोनों में डिफरेंस है ना। इसीलिए बाबर की जीत का कारण सबसे पहले क्या था, तोप खाना पद्धति, ठीक है, तोप का यूज करना। और सबसे पहले क्वेश्चन ये भी आता है, भारत में तोप कौन लेके आया, बाबर लेके आया था। दूसरा है बाबर की तुलुगमा पद्धति, ठीक है, बाबर की तुलुगमा पद्धति, इसमें क्या होता है कि जो सेनाएं अपोजिशन, जैसे बाबर लड़ रहा है तो बाबर क्या करेगा, अपनी एक सेना को इब्राहिम लोदी की सेना को घेरने के लिए बोलेगा, ठीक है, बोलेगा अपनी सेना को बोलेगा इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लो। तो सेना क्या करेगी, एक सेना की टुकड़ी या एक ग्रुप जाएगा वो जो इब्राहिम लोदी की सेना उसको दाईं तरफ से, और एक सेना का ग्रुप या एक सेना की टुकड़ी बाईं तरफ से घेरेगी, ठीक है। अब दोनों तरफ से सेना घिर चुकी, अब बची आगे से और पीछे से सेना। तो जो बचे हुए जो ग्रुप है वो मतलब जो बाबर के पास बची गई टुकड़ी है, जो बचे हुए ग्रुप है सैनिक के, अब वो अटैक करेंगे या तो आगे से या पीछे से, ठीक है। इसको बोलते हैं तुलुगमा पद्धति, जो बाबर ने यूज की थी, ठीक है। इसमें जिसमें एक सेना की टुकड़ी दाईं ओर और एक टुकड़ी बाईं ओर से आती है और विरोधी यानी अपोजिशन जो टीम है, अपोजिशन आर्मी है, उसे घेरती है और बाकी की सेना आगे या पीछे से वार करती है। इब्राहिम लोदी की हार का तीसरा कारण, दो कारण पढ़ चुके, एक तो तोपखाना पद्धति और दूसरा तुलुगमा पद्धति, तीसरा है उसी की टीम के कुछ लोग, उसी की सेना में कुछ लोग थे जो इब्राहिम लोदी को हराना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि इब्राहिम लोदी जीते। और चौथा मेन पॉइंट बाबर की हार का, बाबर का साथ किसने दिया था, एक राजपूत शासक ने दिया था जिसका नाम था विक्रमजीत या विक्रमादित्य, जो ग्वालियर के थे, ठीक है। इन्होंने बाबर का साथ दिया था इब्राहिम लोदी को हराने में। जो कोहिनूर हीरे का नाम आपने सुना है, कोहिनूर हीरा विक्रमजीत के पास से या विक्रमादित्य के पास से हुमायूं लेके गया था, और हुमायूं के पास से फिर ये पूरा होता होता ईरान गया, और ईरान के पास होते होते ये ब्रिटेन की महारानी के ताज में मतलब फिक्स कर दिया गया था, ठीक है। मतलब यहाँ से पूरा चला और ब्रिटेन की महारानी के ताज में फिक्स किया गया। अभी हाल फिलहाल कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में है, ज्वेल हाउस में रखा हुआ है, ठीक है। और जब ब्रिटेन, ये जो कोहिनूर हीरा है ये पहले 38 ग्राम का था, अब इसे काट काट के सिर्फ 21 ग्राम का ये हीरा हो गया है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल तो ये ताज में फिक्स है ब्रिटेन की महारानी की, लेकिन ये इंडिया में था, किसके पास था, विक्रमादित्य विक्रमजीत के पास था, जिसने किसका साथ दिया था, बाबर का साथ दिया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। अगर आपको जानना है मोर अबाउट कोहिनूर, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, एक सेपरेट वीडियो आई विल मेक फॉर दैट। अब देखो, तैमूर का ऐसा पहला वंशज था कौन, बाबर, जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है, बादशाह की उपाधि धारण की थी किसने, बाबर ने। तैमूर का वंशज था ऐसा पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। बाबर ने अब मेवाड़ पर आक्रमण किया। अब भाई मेवाड़ पे अटैक क्यों किया, ये बात समझ नहीं आई। इब्राहिम दिल्ली पे अटैक किया, ये बात समझ में आती है, क्यों दिल्ली भारत का सेंटर थी, मतलब उसका, जैसे अब राजस्थान की बात करें, अगर राजस्थान को कोई जीतना चाहता है तो सबसे पहले उसे जयपुर को जीतना होगा। वैसे अगर कोई किसको, भारत को जीतना चाहता है तो उससे पहले दिल्ली को जीतना होगा। ये बात समझ आई, इसलिए उसने इब्राहिम लोदी पे अटैक किया होगा। अब ये बात समझ नहीं आई कि उसने मेवाड़ पे अटैक क्यों किया। अब देखो, इसका भी एक कारण है, क्यों, क्योंकि इब्राहिम लोदी को हरा चुका था कौन, बाबर, बाबर हरा चुका था। अब सुनो कैसे, एक दो पहलवान मान लो, एक ए है और एक बी है। ए जो पहलवान है इसका बहुत नेम एंड फेम है, ठीक है, इसका बहुत नेम एंड फेम है, बहुत नाम है इसका, सभी जानते हैं, और जो बी है उसको कम जानते हैं। लेकिन जब एक बार इनके बीच में फाइट हुई तो बी ने ए को हरा दिया, ठीक है, ए हार गया और बी जीत गया। अब एक दूसरा रेसलर आया है सी।
अब सी भी बहुत फेमस है। अब सी ए को हराएगा, सी ए को हराएगा। ए का पहले बहुत नेम एंड फेम था, लेकिन मजे की बात तब होगी या सी की असली जीत तब होगी जब सी बी को हराएगा। क्यों? क्योंकि ए को तो बी पहले ही हरा चुका है। अब ज्यादा फेमस कौन है? बी। अब ये ए बी सी कौन है? ए तो पहले नेम एंड फेम किसका था? किसका था नेम एंड फेम? इब्राहिम लोदी का। ए कौन है? इब्राहिम लोदी है, ठीक है। और बी कौन है? राणा सांगा है। और सी कौन है? बाबर है। अब सांगा ने पहले, इब्राहिम लोदी का बहुत नेम एंड फेम था, इब्राहिम लोदी को हरा दिया है पहले सांगा ने। अब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, इसमें तो बड़ी बात थी नहीं, क्योंकि सांगा पहले ही इब्राहिम लोदी को एक बार नहीं 2 बार हरा चुका है। अब अगर बाबर सांगा को हराता है तभी बाबर का नाम चारों तरफ होगा। तो एक कारण तो ये था कि बाबर इसीलिए मेवाड़ पे अटैक करता है, ताकि जो सत्ता की सुई जो मेवाड़ की तरफ, शक्ति की सुई, पावर की सुई जो मेवाड़ की तरफ चली गई है, वो वापस दिल्ली की तरफ आ जाए। क्यों? अब बाबर कहाँ का, मतलब कहाँ का कारभार संभालेगा? दिल्ली का। क्यों? उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तब सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया। पहला पॉइंट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, की तरफ हो गई थी, वापस दिल्ली की तरफ करना चाहता था, सत्ता की सुई दिल्ली की तरफ करना चाहता था। दूसरा कारण है, सांगा और बाबर के मध्य युद्ध का कारण यह भी था कि बाबर ने सांगा पर प्रतिज्ञाहीनता का आरोप लगाया था। ये बात हमें कहाँ से पता चली? तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा से पता चली। अब तुजुक ए बाबरी बाबरनामा एक बुक है जो खुद बाबर ने लिखी है, उसे तुर्की भाषा या टर्की लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है, बाबरनामा में खुद लिखी गई है। इसमें अब देखो प्रतिज्ञाहीनता का आरोप क्या है। प्रतिज्ञाहीनता का आरोप ये है कि बाबरनामा में ऐसा लिखा हुआ है कि राणा सांगा ने सलहदी तंवर, कौन थे? रायसीन के सरदार थे, इनके हाथों राणा सांगा ने सलहदी तंवर के हाथों बाबर को एक पत्र पहुंचाया, ठीक है। उस पत्र में क्या था? राणा सांगा बाबर की मदद चाहते थे। वे चाहते थे कि बाबर सांगा की मदद करे इब्राहिम लोदी को हराने में। तो इसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया था। ये प्लान क्या था कि सांगा आगरा पर और बाबर दिल्ली पर अटैक करेंगे। ऐसे करके वो इब्राहिम लोदी को हरा देंगे। इब्राहिम लोदी को हराना चाहते थे, इसीलिए सांगा ने किससे हेल्प मांगी? बाबर से हेल्प मांगी, ठीक है। अब ये बात बिल्कुल अपोजिट है किसकी डायरी में? जो राणा सांगा के एक पुरोहित थे, उनकी डायरी में ये लिखा हुआ है कि हाँ, पत्र तो एक्सचेंज, एक लेटर तो एक्सचेंज हुआ था, किसके मध्य? बाबर और राणा सांगा के मध्य, लेकिन हेल्प बाबर ने मांगी थी, ना कि राणा सांगा ने। बाबर ने बोला था कि हम दोनों मिलकर अटैक करेंगे, ठीक है। आप दिल्ली और आगरा पे अटैक करने की बात हुई थी, बाबर ने कहा था मैं दिल्ली पर अटैक करूंगा और सांगा आप आगरा पे अटैक करना, इस तरह हम इब्राहिम लोदी को हरा देंगे। लेकिन सांगा ने अटैक नहीं किया, ठीक है, सांगा ने अटैक नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि जब उन्होंने ये ऐसी बात बताई अपने जो मंत्री का ग्रुप था, मंत्रिमंडल था, कि मुझे बाबर की तरफ से एक लेटर मिला है, वो मेरी हेल्प चाहता है कि मैं इब्राहिम लोदी को हराने में बाबर की मदद करूं, तो उनके मंत्रियों ने कहा था सांप को दूध पिलाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, बाबर को सांप कहा था, इसीलिए उन्होंने उनकी मदद नहीं की थी। और बाबरनामा में ये भी लिखा है कि सांगा के ना ही बाबर को आने के संकेत मिले और ना ही जाने के, मतलब बाबर को कोई संकेत नहीं मिले कि सांगा वहां आया था या चला गया। मतलब बाबर को पूरा यकीन था कि सांगा ने आगरा पर अटैक नहीं किया, बल्कि उनके बीच में पहले ये बात हो चुकी थी कि सांगा आगरा पर अटैक करेंगे। इसलिए उन्होंने सांगा पर प्रतिज्ञाहीनता का आरोप लगाया और उसी का रिवेंज, बदला लेने के लिए उन्होंने मेवाड़ पर अटैक किया। अब एक बात देखो, दोनों बाबरनामा और जो डायरी है, जो भी हमें हिस्ट्री मिली है, जो भी सोर्स मिले हैं जहाँ से ये जो पॉइंट से निकल के आए, उनको हम अगर प्रैक्टिकली सोचें तो देखो, राणा सांगा इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुके थे, ठीक है, इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुके थे, एक तो खातौली के युद्ध में और एक बांडी के युद्ध में। अब उन्हें तीसरी बार इब्राहिम लोदी को हराना था, तो आई डोंट थिंक कि उन्हें बाबर की मदद चाहिए। वो तीसरी बार भी ऐसा कर सकते थे जब उन्होंने 2 बार ऐसा किया है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लेटर किसने लिखा होगा? बाबर ने लिखा होगा, सांगा से हेल्प लेने के लिए।
अब सांगा ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और खुद को मजबूत करना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने मजबूत करने के लिए क्या किया, अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने खडार का है सवाई माधोपुर और उसके आसपास के 200 गांवों को अपने अंडर किया, अपना अधिकार उन पे जमाया। उनमें जो मुस्लिम सेना के लोग थे, ठीक है, उस समय वहाँ पे जो खडार और उसके आसपास के 200 गांवों में जो मुस्लिम जनता थी, उन्होंने पलायन शुरू कर दिया। कहाँ चलने लगे वो, बाबर के पास, और बाबर को भड़काने लगे कि अब हम किसके अंडर आ गए हैं, अब हम राजपूत शासक के अंडर आ गए हैं। तो उन्होंने बाबर को भड़काना शुरू किया। इसे सुनकर अब बाबर को भी गुस्सा आने लगा। तो बाबर को लगा मुझे भी खुद को मजबूत करना चाहिए। अब देखो, ये दोनों ही अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो 2 युद्ध होंगे वो बहुत ही मज़ेदार होंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाबर के पास तोप खाना पद्धति और तुलुगुमा पद्धति है। तोप है और सांगा के पास तोप नहीं है। ठीक है, फिर भी जो 3 युद्ध हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में, हमने खिलजी के बारे में पढ़ा था, गागरोन का युद्ध। इसमें अब 2 रहे हैं, एक खानवा का युद्ध, एक बयाना का युद्ध। इसमें से एक युद्ध राणा सांगा जीतेंगे और एक राणा सांगा हारेंगे। बाबर ने धौलपुर, ग्वालियर और बयाना पर अपना अधिकार किया। राणा सांगा खडार और उसके आसपास के 200 गांवों पर अपना कंट्रोल कर रहे थे। और बाबर ने धौलपुर पर, ग्वालियर पर और बयाना भरतपुर में है, यहीं पे हम जो 4th वॉर आने वाला है उसके बारे में पढ़ेंगे, पर अपना अधिकार किया। अब क्या हुआ, 16 फरवरी 1527 को, ठीक है, यहाँ पे होगा 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ। ठीक है, भरतपुर में 16 फरवरी 1527 डेट याद रखने, एक तो पानीपत के युद्ध की, एक बयाना के युद्ध की। पहले बाबर ने इश्क आका को भेजा, ठीक है, किस पे कंट्रोल करने के लिए, बयाना पे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो असफल रहा, ही वॉज फेल्ड। तो अब उसने किसने को भेजा, अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को भेजा। तब ये सांगा को पता चला कि बाबर ने मेहंदी ख्वाजा को भेजा, तो सांगा ने पूरा बयाना दुर्ग घेर लिया। ठीक है, अब जब बाबर को पता चला सांगा भी वहां पहुंच गया, तो उन्होंने मेहंदी ख्वाजा की मदद करने के लिए किसको भेजा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा को भेजा। लेकिन फिर भी सांगा ने मुस्लिम सेना को हरा दिया। इससे मुस्लिम सेना में भय पैदा हो गया और वे सभी बाबर के पास दौड़े। ठीक है, मतलब 2 लोग आए थे, मेहंदी ख्वाजा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, फिर भी सांगा ने उनको हरा दिया। तो इससे डर तो पैदा होगा कि हम 2 थे, 2 के नेतृत्व में हो रहा था और अकेले सांगा ने आके हमें हरा दिया। और साथ ही काबुल के ज्योतिषी थे, उन्होंने बाबर को कहा था कि बाबर के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं, वो इस युद्ध में जीत नहीं सकते। अब और भी सेना का मनोबल डाउन हो गया। अब एक बात बताओ, एक तो बिल्कुल आप डीमोटिवेट कर ही रहे हो, एक तो पहले ही वो हार के आए हैं, फिर आप ये बता रहे हो कि आप जीत ही नहीं सकते, आपके ग्रह नक्षत्र ही ठीक नहीं है, फिर उनकी सेना का मनोबल और भी डाउन हो गया। किसी भी राजा को जीतने के लिए उसकी जो मेन पावर होती है, उसकी मिलिट्री सेना होती है, अगर उसी का मनोबल, कॉन्फिडेंस डाउन है, तो इट्स श्योर कि वो नहीं जीत पाएगा। तो अब बाबर को कुछ ऐसा करना था जिससे वो अपनी सेना का मनोबल, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर ले जा सके। तो अब बाबर हाथों से भी लड़ता था और दिमाग से भी लड़ता था। अब उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए कि वो कैसे अपनी सेना का मनोबल बढ़ा सकता है। तो बाबर ने क्या क्या प्रयास किए। फर्स्ट बाबर ने क्या किया, 25 फरवरी 1527, युद्ध कब हुआ, 16 फरवरी 1527 को बाबर हार चुके थे। तुरंत ही 25 फरवरी 1527, ठीक है, 5-7 दिनों में ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। किसके लिए, अब जो अगला युद्ध वो करेंगे उसी की तैयारी में लगे हैं बाबर। कल 16 तारीख को हारने के बाद 25 तारीख को फिर से जुट गए तैयारी में। सबसे पहले शराब छोड़ने की इन्होंने प्रतिज्ञा ली 25 फरवरी को। फिर दूसरा काम इन्होंने क्या किया, कीमती बर्तनों को तुड़वाया और उसे गरीबों में बंटवाया। जो भी उनके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं हो सकता है दान करने से उनके ठीक हो जाए, ऐसी क्या पता उनकी ज्योतिषी की मान्यता रही होगी। और साथ ही उन्होंने जन्म और मृत्यु पर एक सेना का मनोबल बढ़ाने वाला एक अच्छा सा उपदेश दिया। ठीक है, ऐसे होता है कि जब हम बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो जाते हैं तो कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो हमारे अंदर बिल्कुल एनर्जी आ जाती है और हम उस काम को पूरी एनर्जी विद बेस्ट करना चाहते हैं, 100% विद अपना 100% देके करते हैं। तो वैसे ही कुछ बाबर ने किया, अपनी सेना को बुलाया और एक बहुत बढ़िया सा मोटिवेशनल स्पीच दिया जन्म और मृत्यु के बारे में। ठीक है, क्यों युद्ध में जन्म और मृत्यु, क्यों, क्योंकि जन्म और मृत्यु तो लगे रहते हैं अपनी वो, ताकि आखिरी सांस तक अपना बेस्ट देते हुए मरे, अगर वो मतलब सेना अपना बेस्ट दे, इसलिए जन्म और मृत्यु पर उपदेश दिया।
चौथा काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसे जिहाद का नारा दिया। मतलब जो ये युद्ध होने वाला था नेक्स्ट, कौन सा, खानवा का युद्ध, इसे जिहाद का नारा दिया। जिहाद यानी धर्म युद्ध। ये हिंदू और मुस्लिमों की लड़ाई है, तो अगर अपने धर्म को जिताना है, अपने धर्म को बेस्ट कहना है, तो हमें कुछ करना होगा। और साथ ही बाबर ने तमगा कर हटा दिया। तमगा कर यानी ये जो मुस्लिम थे, इन पर जो ये भी कमर्शियल काम करते थे, ठीक है, एम्प्लॉयज़ वगैरह थे, इनको एक टैक्स देना पड़ता था, तमगा कर। तो इन्होंने कहा अगर हम युद्ध में चले गए तो फिर हम काम तो कर नहीं पाएंगे, तो टैक्स कैसे देंगे। तो इसीलिए ताकि और उनकी सेना में बढ़िया बढ़िया जो मिलिट्री है वो भर्ती हो और पर्सन्स भर्ती हो, इसलिए उन्होंने तमगा कर भी हटा दिया। और साथ ही खानवा के युद्ध की तैयारी करने लगे। खानवा के युद्ध की तैयारी मतलब जो खानवा का मैदान है, खानवा के मैदान में इन्होंने कहाँ मेरी तोपें खड़ी होंगी, कहाँ मेरी सेना का पहला ग्रुप खड़ा होगा, कहाँ तलवार वाले सैनिक खड़े होंगे, कहाँ हाथी खड़े होंगे, कहाँ घोड़े खड़े होंगे, मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये पूरी इन्होंने बनानी रणनीति, स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी। कब? 25 फरवरी को। ये तो थी बाबर की तैयारियां। अब सांगा की तैयारियां सुनो, और सांगा की इस युद्ध में हार के कारण क्या थे, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस। सबसे पहले सांगा की तैयारियां बहुत स्लो थी, ठीक है। ये पहले मतलब 4 युद्ध जीत चुके थे, अब तो सांगा में ही वॉज लिटिल बिट कॉकी, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। कौन? सांगा। तो इन्होंने सिर्फ युद्ध से 4 दिन पहले अपनी रणनीति बनानी शुरू की, ठीक है। ये युद्ध कब होगा? ये मार्च में होगा, 17 मार्च को ये युद्ध था। और बाबर कब आएंगे, सांगा कब आएंगे? 13 मार्च को अपना जो युद्ध की प्रक्रिया वो शुरू करेंगे। लेकिन बाबर ने कब से शुरू कर दी? 25 फरवरी से। इसीलिए सांगा की हार का सबसे बड़ा कारण यही था कि वो बहुत स्लो हो गए थे। अब राणा सांगा ने क्या लिखा, जो अगला युद्ध होने वाला था इसके लिए पाती पर्वन लिखा। पाती पर्वन क्या है? ये एक लेटर है जो एक राजपूत शासक दूसरे राजपूत शासकों को लिखता है मदद मांगने के लिए, कि उसके जो राजस्थान में या मेवाड़ के आसपास जितने भी राज्य थे, उनमें जो भी राजपूत शासक थे वो आए और राणा सांगा की मदद करें जो नेक्स्ट युद्ध, खानवा के युद्ध के लिए। जो इस पत्र है उसको पाती पर्वन कहा जाता है। तो आप देखते हैं कि कौन कौन से पर्सन है उनकी मदद करने के लिए आए। मारवाड़ से कौन आए? मालदेव। बीकानेर के कल्याणमल, मेड़ता के वीरमदेव, इडर के भारमल, भरतपुर के अशोक परमार, डूंगरपुर के रावल उदय सिंह, सिरोही के अखेराज देवड़ा, आमेर के पृथ्वीराज कछावा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राणा सांगा की मदद करने के लिए बीकानेर से कौन आए, मेड़ता से कौन आए, तो इनको याद कैसे करें? याद करना जरूरी है। देखो याद करवा रही हूँ। मारवाड़ के मालदेव तो माँ, और मालदेव में भी माँ, ठीक है। मारवाड़ से मालदेव याद हो जाएगा। बीकानेर में का आ रहा है, का से कल्याणमल, ठीक है। मेड़ता देवता एक जैसा लग रहा है, और देवता कैसे होते हैं? वीर होते हैं, तो वीरमदेव। और इडर में भारमल होते हैं, ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं जब इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था राणा सांगा ने। तो इडर में जो सबसे पहले अपनी बाउंड्री को स्ट्रॉन्ग किया था, तो भारमल को हटा दिया था। लेकिन फिर भी भारमल ने इडर के युद्ध में उनकी मदद करने के लिए आ गया है, क्योंकि एक राजपूत थे। क्योंकि इनकी लड़ाई तो किसके साथ थी? गुजरात के साथ थी ना, बाबर के साथ तो नहीं। इसीलिए भारमल राणा सांगा की मदद करने के लिए। देखो भरत यानी भारत में जो हम कॉइन्स देखते हैं उस पर, या नोट देखते हैं उस पर अशोक पिलर, अशोक स्तंभ बना हुआ है। मतलब भारत को कौन रिप्रेजेंट करता है? अशोक पिलर रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए अशोक परमार। डूंगरपुर के रावल उदय सिंह। डूंगर क्या होती है? पहाड़ी होती है। और तब भी हम सूर्य उदय या सनसेट देखना चाहते हैं, तो हम ये अच्छा लगता है कि पहाड़ी हो, पहाड़ी से सूर्य उदय हो रहा हो, ये अच्छा लगता है ना। तो डूंगर से रावल उदय सिंह, उदय से सूरज उदय हो रहा है। डूंगर क्या होती है? एक पहाड़ी होती है। सिरोही के कौन थे? अखेराज देवड़ा। सिरोही यानी सर, तो सर के नीचे क्या होती है? आंखें, तो अखेराज देवड़ा। आमेर के कौन थे? पृथ्वीराज कछावा। और पढ़ते हैं चंदेरी के मेदिनी राय, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मेदिनी राय मालवा के थे, अपना प्रभाव जमा रखा था, फिर ये चंदेरी और गागरोन की जागीर दे दी थी राणा सांगा ने, ठीक है। तो मेदिनी राय। और बूंदी के कौन थे? वीर नारायण भगवान को बूंदी सच में बहुत पसंद है। जब भी आप कोई मन्नत मांगो, ठीक है, तो नारायण भगवान को बूंदी जरूर चढ़ाना। अब एक अफगान के शासक थे महमूद लोदी ने इनकी मदद की थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं झाला अज्जा को याद रखना। अभी मैं बताऊंगी झाला अज्जा ने क्या काम किया था, सांगा की बहुत मदद की थी। इस युद्ध में सांगा हार गए थे। ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, ठीक है। अब हम राणा सांगा की हार के कारण पढ़ रहे हैं। पहला तो हम पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ युद्ध से 4 दिन पहले आए, यानी 13 मार्च को आए।
राणा, अब देखो, बाबर ने पहले ही अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दी 25 फरवरी से। ये 13 मार्च से पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, साथ में बाबर के पास तोपे भी हैं, और ये सिर्फ 4 दिन पहले आके बाबर को हराना चाहता है। इट्स नॉट पॉसिबल। अब सांगन के साथ पूरी युद्ध रणनीति बनाने के लिए सिर्फ 4 दिन शेष रह गए थे, और इन 4 दिनों में वो करना जो बाबर 1 महीने में कर चुका है, वो राणा सांगा के लिए पॉसिबल नहीं था। तीसरा, राणा सांगा की सेना में भीड़ ज़्यादा थी, कोई भी आया और मिल गया, ठीक है, कोई भी आया और मिल गया। और वहीं बाबर की सेना पूरी अनुशासित थी, क्यों? 1 महीने की प्रैक्टिस थी उनकी, और बाबर ने जो सेना रखी थी वो बिल्कुल चुन चुन के लोग रखे थे अपनी सेना में। चौथा कारण, बाबर की तोपखाना पद्धति और तुलुगमा पद्धति, बाद में बता ही चुकी हूँ कि जब बाबर तोप लेके आया और जब उसने पहली जो लाइन थी वो तोपों की बिछाई, तो जो राणा सांगा की जो यहाँ पे सैनिक खड़े थे वो पता नहीं देख के उससे हैरान हो गए थे कि पता नहीं क्या एक आग उगलने वाली मशीन बाबर लेके आया है, ठीक है। उस मशीन में से आग उगली जा रही है, इसलिए वो समझ ही नहीं पाई ये हो क्या रहा है, इसीलिए वो हार गए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं झाला अज्जा की बात बता रही हूँ। झाला अज्जा ने क्या रोल प्ले किया? झाला अज्जा ने रोल ये प्ले किया था, सांगा इस युद्ध में मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे, तो बहुत ही सावधानी से उन्हें बसवा ले जाया गया, ठीक है। मूर्छित अवस्था में राणा सांगा को बसवा जो दौसा में है वहाँ ले जाया गया। और जब उनकी सेना को पता चला कि उनका नेतृत्व करने वाला राजा ही वहाँ नहीं है, तो सांगा की सेना का मनोबल और भी गिर गया। अब देखो, आप एक वॉर लड़ रहे हो या आप कोई भी इलेक्शन कर रहे हो, तो उसका जो मेन हीरो है, मेन जो लीडिंग हीरो है, अगर वही नहीं है तो उसकी, अब जैसे बीजेपी है, बीजेपी का जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, तो बीजेपी को मोदी के नाम से जाना चाहते हैं लोग, मोदी को वोट देते हैं, बीजेपी को नहीं। अगर मोदी वो चेहरा वहाँ होता ही नहीं तो बीजेपी की हो सकता है पॉपुलैरिटी कम हो जाती, ठीक है, क्योंकि उसका नेतृत्व करने वाला, क्योंकि जो मोदी जी का नेतृत्व करने का जो तरीका है वो कुछ अलग है। इसी तरह अगर राणा सांगा ही वहाँ नहीं थे, राणा सांगा वहाँ नहीं थे, तो उनकी सेना का मनोबल और गिर गया कि हमारा लीडर ही यहाँ नहीं है। जैसे क्रिकेट में अगर कैप्टन ही ना हो तो पूरी टीम को यूनाइट करने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन जो राज चिन्ह वगैरह होते हैं, जो टोपी, और जब राजा वगैरह लड़ रहे थे तो उनके कुछ राज चिन्ह होते थे, ठीक है। उस राज चिन्ह को किसने पहना था? झाला अज्जा। झाला अज्जा ने पहना था, ताकि लगभग किसी को शक ना हो कि राणा सांगा यहाँ नहीं है, ठीक है। अगर राणा सांगा यहाँ नहीं तो उन्हें कायर कह दिया जाता। वो बाद में हम पढ़ेंगे कि जब राणा सांगा को होश आएगा, क्यों अभी तो वो बसवा दौसा ले जाए गए हैं, तो जब उनको होश आएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। टाइम फॉर बोनस टिप। आज का बोनस टिप है यूफोरिक। यूफोरिक मीन्स होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, EUPHORIC। यूफोरिक मीन्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, मीन्स जब आप सातवें आसमान पे होते हो खुशी के मामले में, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश, लाइक शी वॉज एफोरिक आफ्टर हर विक्ट्री इन इलेक्शंस। चुनाव में जीतने के बाद वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। शी वॉज एफोरिक, ठीक है। जब आपके बर्थडे पे कोई प्रेजेंट मिलता है या आपके बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट अच्छे आते हैं, यू गेट अ ज्वाइनिंग लेटर फॉर अ जॉब, देन दैट टाइम यू आर एफोरिक। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि राणा सांगा का रिएक्शन कैसा था, जब उन्हें होश आएगा वो क्या करेंगे, बदला लेंगे या क्या कुछ होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।